दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल इंजरी। सेल इंजरी के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी हैं, उनको सारे पॉइंट को हमें एक फ्लो चार्ट फॉर्म में देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए दोस्त कि हम स्टार्ट कर नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल में यदि कोई इंजरी स्टिमुलस होता है तो सेल क्या करता है, सेल अडेप्ट करने की ट्राई करता है, उसी को बोलते हैं सेलुलर अडेप्टेशन। तो तरह की किस तरीके से अडेप्ट करता है, या तो आपका हाइपरट्रोफी सेल के अंदर करवा के, या हाइपरप्लेसिया या एट्रोफी। एट्रोफी मतलब आपका साइज़ कम हो जाना, हाइपरप्लेसिया मतलब नंबर ज़्यादा हो जाना, और हाइपरट्रोफी मतलब साइज़ बड़ा हो जाना, और मेटाप्लेसिया मतलब जो कन्वर्जन है ना, वो आपका स्क्वेमस टू कोलुमनार, कोलुमनार टू स्क्वेमस, ये मेटाप्लेसिया होता है। ठीक है, लेकिन नीचे वाले तीन हैं, हाइपरप्लेसिया, एट्रोफी और मेटाप्लेसिया, ये आपका न्यूप्लास्टिक हो सकता है, मतलब यहाँ से कैंसर होने के चांस होते हैं, हाइपरट्रोफी के अंदर बिल्कुल नहीं होते हैं। लेकिन यदि आपका इस स्टेज पे आपका जो इंजरी स्टिमुलस है वो यदि रिमूव किया जाता है तो फिर से और नॉर्मल सेल में वापसी हो जाती है। लेकिन यदि आपका स्टिमुलस परसिस्ट रहता है तो क्या होगा कि एक कंडीशन आती है रिवर्सिबल सेल इंजरी। मतलब इंजरी तो होगी, पहले एडेप्टेशन होता है, यदि उसके बाद भी आप कंट्रोल नहीं होता है तो इंजरी होती है, वो होती है रिवर्सिबल। मतलब कि यदि यहाँ से हम फिर से ठीक ट्राई करने की कोशिश करें, मतलब आपका जो स्टिमुलस है, इंजरी स्टिमुलस, उसको रिमूव कर दें तो फिर से नॉर्मल सेल में जा सकता है। लेकिन इसके बाद यदि फिर से कंटिन्यू रहा तो इरिवर्सिबल इंजरी में कन्वर्ट चला जाता है, तो यहाँ से आप नॉर्मल सेल नहीं जा सकता। उसके बाद यदि फिर से आपका इंजरी स्टिमुलस परसिस्ट रहता है तो लास्ट जो स्टेप चीज़ होती है वो होती है सेल डेथ, नेक्रोसिस। ठीक है, उसके बाद जो फ्री रेडिकल इंजरी होता है वो किसकी वजह से होता है, आपका ओ एच आई एन मोस्ट पोटेंट होता है, और एच ओ सी एल आपका मोस्ट पोटेंट जो माइक्रोसाइडल फ्री रेडिकल होता है ना, वो एच ओ सी एल होता है, मोस्ट पोटेंट ये होता है। ठीक है, ये आपका फ्री रेडिकल से इंपॉर्टेंट दो पॉइंट थे, मैंने इसलिए यहाँ पे एक साथ लिखे। इसके बाद हम चलते हैं आपका इंजरी के टाइप पे। तो इंजरी देखिए, इंजरी के अंदर सबसे पहले इंजरी होता है तो आपका सेल के अंदर एटीपी कम होता है। एटीपी कम होता है तो आपका इसकी वजह से रिवर्सिबल इंजरी होगा। रिवर्सिबल के अंदर क्या क्या होगा देखिए, सबसे पहले जो सोडियम पोटासियम पंप है ना, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, उसकी वजह से आपका सेलुलर स्वेलिंग, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर स्वेलिंग, लॉस ऑफ माइक्रोविलाई, ब्लेब्स एंड माइलिन फिगर, ये जो आपकी मिलता है ये आपका सोडियम पोटासियम पंप के एक्टिविटी कम होने की वजह से मिलता है। उसके बाद आता है एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर, यदि एनारोबिक रिस्पायरेशन हो रही है इसकी वजह से, एटीपी कम है तो इसकी वजह से जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है ना वो बढ़ेगा, उसकी वजह से ग्लाइकोजन कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज का कन्वर्जन। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्त, इस एनारोबिक रिस्पायरेशन की वजह से जो आपका लैक्टिक एसिड है वो आपका फॉर्मेशन होगा, उसकी वजह से पीएच कम होगा, उसकी वजह से जो क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन है ना वो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अदर इफेक्ट, इसके अलावा आपका अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम मिल सकता है, उसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस कम होगा, उसकी वजह से आपका लिपिड डिपोजिशन होता है। तो तीन डिफेक्ट थे, एक आपका मेन था सोडियम पोटासियम पंप, एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा, और आपका इसके अलावा आपका अदर इफेक्ट के अंदर राइबोसोम डिटैचमेंट आता है। लेकिन ये तो रिवर्सिबल चेंज थे, मतलब वापस यदि एटीपी बढ़ा तो भी वापस चले जाएगा नॉर्मल पोजीशन पे, लेकिन यदि एटीपी घटता रहा तो चलो वो कन्वर्ट हो जाता है रिवर्सिबल इंजरी के अंदर। तो इसमें क्या होगा कि सोडियम जो पोटासियम आयन है वो साइटोसोल के अंदर उनका अमाउंट बढ़ता है, उसकी वजह से कैल्शियम का डिपोजिशन होगा इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटीज आपका जो फीचर है वो इसकी वजह से आता है, कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से, और ये आपका अमोर्फस डेंसिटीज होते हैं। उसके अलावा और क्या क्या करेगा कैल्शियम, वो एक्टिवेशन एंजाइम कर देता है। कौन से एंजाइम, फोस्फोलाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लिएज, ये आपका क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन डैमेज करेगा। ये आपका प्रोटीएज आपका प्रोटीन सिंथेसिस को डैमेज करेगा, मतलब ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन का। और ये न्यूक्लियस क्या करेगा, पिक्नोसिस, कैरियोलाइसिस, कैरियोरेक्सिस, ये आपका न्यूक्लियस करता है। ठीक है, तो ये बात हुई आपका कैल्शियम की वजह से। ऑल रिवर्सिबल चेंज लीड टू सेल डेथ बाय नेक्रोसिस।
इसके अंदर जो सेल डेथ होती है उसके बाद वो नेक्रोसिस प्रोसेस के थ्रू होती है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपोप्टोसिस होता है वो आपका दूसरे दो पाथवे होते हैं दोस्त, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे को माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बोलते हैं। इस किसके थ्रू होते हैं ये पाथवे? कैस्पेज जो एंजाइम होते हैं उसके थ्रू। इनिशिएटर होते हैं 8, 9, 10 और एग्जीक्यूटर होते हैं 3 और 6 कैस्पेज। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और नेक्रोप्टोसिस क्या होता है? प्रोग्राम्ड नेक्रोसिस। नॉर्मली नेक्रोसिस होता है वो आपका किसी भी आपका हार्मफुल इंजरी या उसकी वजह से होता है, लेकिन यदि प्रोग्राम वे में नेक्रोसिस हो तो उसको नेक्रोप्टोसिस बोलते हैं। उसके बाद जो सेलुलर एजिंग होता है वो किसकी वजह से होगा? टीलोमियर शॉर्टनिंग की वजह से, इन्वायरमेंटल इंसल्ट की वजह से, मतलब इंजरी की वजह से, डीएनए रिपेयर डिफेक्ट की वजह से, या कैलोरी रेस्ट्रिक्शन की वजह से आपका सेलुलर एजिंग होता है। और लास्ट पॉइंट, इंट्रासेलुलर डिपोजिशन, या आपका सेल के अंदर क्या क्या डिपॉजिट हो सकता है? प्रोटीन हो सकते हैं डिपॉजिट, लिपिड हो सकता है, एंडोजीनस पिगमेंट आपका लाइपोफ्यूसिन एग्जाम्पल है, हाईलाइन चेंज हो सकता है, और कैल्सिफिकेशन हो सकता है इंट्रासेलुलर। कैल्सिफिकेशन दो टाइप का, डिस्ट्रोफिक एंड मेटास्टेटिक। तो दोस्त ये आपके इंट्रासेलुलर डिपोजिशन थे। तो मैंने इस वीडियो में हमने देखा कि आपका इंजरी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या क्या चेंज आता है और कैसे कैसे आपका नॉर्मल प्रोसेस होता है आपका सेल इंजरी का। होप कि दोस्तों इससे आपको एक अच्छा आइडिया लग गया होगा कि कैसे आपका नॉर्मल एडेप्टेशन होते हैं, कौन से आपकी इंजरी कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। तो यदि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ दोस्त तो चैनल के वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो जिससे आपको आने वाले वीडियो का पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक बाय।